हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एडिशनल कंडीशंस फॉर एन ऑफर फॉर सेल यानी कि रेगुलेशन 8 ऑफ आईसीडीआर 2018। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन थी जो हमने आईपीओ के लिए देखी थी वो सारी तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, लेकिन अगर आप कंडीशन ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको कुछ एडिशनल कंडीशन जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू आईपीओ लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है आईपीओ दो तरीके से आते हैं, तो आप फ्रेश इशू कर लो पब्लिक के अंदर, या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स जिनके पास होते हैं जैसे प्रमोटर डायरेक्टर के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं कि जो शेयर्स उनके पास है वो डायरेक्टली ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को कि वो उसको खरीद ले। तो इस सिचुएशन में जब ये सेकंड वाली सिचुएशन होती है, इसके अंदर क्या एडिशनल कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ती है। तो पहली एडिशनल कंडीशन है कि शेयर्स जो होते हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए कि एक शेयर पे अगर 10 रुपये आने थे तो सिर्फ 8 रुपये आ रखे हैं, वो 10 रुपये पूरे आ जाने चाहिए थे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शेयर हेल्ड बाय द सेलर फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले, जिस भी दिन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हो रहा है, उससे 1 साल पहले तक वो शेयर्स जो हैं उस व्यक्ति के द्वारा होल्ड होने चाहिए जो कि अपने शेयर को बेच रहा है। जो सेलर है वो अपने शेयर को जो बेच रहा है वो एटलीस्ट 1 ईयर तक उस शेयर को होल्ड कर चुका हो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होने से पहले। तीसरी बात, इन केस, क्या बोल रहा है कि इन केस, यहाँ से आती है तीसरी बात, यहाँ की तरफ जाएगी ये। अगर मान लो जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कैसे रिसीव हुए थे इस सेलर को जो कि अब अपने शेयर्स को सेल करेगा, वो उसको कन्वर्जन के थ्रू मिले थे या फिर एक्सचेंज ऑफ फुली पेड अप कंपलसरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ की उसकी कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ थी, जैसे उसके पास डिवेंचर्स या ऐसी कोई चीज़ थी जो कि कन्वर्टेबल थी और वो कंपलसरी कन्वर्टेबल थी, तो उसको उस एक्सचेंज के थ्रू ये इक्विटी शेयर्स मिले थे। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या बोल रहा है ये, द होल्डिंग पीरियड ऑफ सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी रिसीव्ड एज वेल एज दैट ऑफ रिजल्टेंट इक्विटी शेयर टुगेदर शैल बी कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वन पीरियड। तो बोल रहा है कि अगर आपको इस तरीके से कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स मिले, और यहाँ पे इसने बोलता है कि आपके पास इक्विटी शेयर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए होने चाहिए, तो बोल रहा है इस 1 ईयर के अंदर ना वो जो आपके पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आपने होल्ड की थी, मान लो कि आपने 4 महीने जो है डिवेंचर होल्ड किए, फिर उसके बाद आपने वो कन्वर्ट होकर आपको इक्विटी शेयर में बदल गए, तो अगर अब आपको इक्विटी शेयर और कितने टाइम के लिए होल्ड करनी पड़ेगी, 8 मंथ्स के लिए और होल्ड करनी पड़ेगी इस 1 ईयर को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि ये जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी जितने पीरियड के लिए आपने ये होल्ड की थी, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, इस पीरियड को भी हम कैलकुलेट करेंगे या लेंगे कैलकुलेशन के अंदर, जब हम इस 1 ईयर के पीरियड को कैलकुलेट कर रहे होंगे इक्विटी शेयर्स के। तो ये जो आपका पहली वाली सिक्योरिटी थी इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इस पीरियड को, कि भी हाँ इस टाइम के लिए भी आपके पास वो इक्विटी शेयर ही थे, हम ऐसा मान लेंगे और इस 1 ईयर की कैलकुलेशन के लिए उसको ले लेंगे। तो तीसरी बात ये हो गई हमारी। और चौथी बात आती है, फर्दर सच होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और ये 1 साल जो है आपके कब पूरे हो जाने चाहिए, जब आप अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, फाइनल नहीं, प्रोस्पेक्टस फाइल करते हुए नहीं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करते हुए आपके 1 ईयर का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एडिशनल कंडीशन है किसके लिए, जब आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, रेगुलेशन 8 के अंदर हमें दे रखी है। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, इक्विटी शेयर राइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन एक्सचेंज ऑफ फुली पेड अप कंपल्सरी कन्वर्ट सिक्योरिटी बीइंग ऑफ, ये वही चीज़ इसने दोबारा बताई है कि उसके अंदर आप वो उस पीरियड को भी कैलकुलेट कर लेते हो जिसके लिए आपके पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी। अब ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, कि ये 1 ईयर के लिए आपको कहाँ होल्ड करने की जरूरत नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी की ऑफर फॉर सेल के अंदर ये जो इसने 1 साल होल्ड करने की बात बोली थी कि आपके पास उससे पहले 1 साल के लिए कम से कम वो इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड किए हो, तभी आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू आईपीओ लेके आ सकते हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बात की, अगर ऑफर फॉर सेल किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कॉरपोरेशन या कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू किया जा रहा है, और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो था वो इन्हीं गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे। और ये जो गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी किस चीज़ के अंदर एंगेज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। तो इस सिचुएशन में अगर आपने 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने, जितने भी टाइम के लिए अगर आपने चाहे वो इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हो, आप उसके अंदर आईपीओ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे वो 1 ईयर की जो कंप्लीशन है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बोलता है कि अगर इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल किए जा रहे हैं जहाँ पे वो शेयर्स व्यक्ति के द्वारा होल्ड किए गए थे, जो कि उसको कैसे मिले थे, कौन सी स्कीम के थ्रू मिले थे, जो सेक्शन 391 टू 394 वाली थी, कंपनीज एक्ट 1956 वाली, जो पुराने वाला एक्ट था, और अप्रूव बाय ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 230 से 234 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज एप्लीकेबल इन ल्यू ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड कैपिटल विच हैड बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच स्कीम। कि भाई उसने जो बिजनेस दिया या कैपिटल इन्वेस्ट की, उसके बदले उसको ये शेयर्स मिले थे, और वो उसने बिजनेस या इन्वेस्टेड कैपिटल कितने टाइम से दे रखी थी, 1 साल से ऊपर के लिए दे रखी थी। तो उस सिचुएशन में भी आपको इक्विटी शेयर्स 1 साल होल्ड करने की जरूरत
नहीं है जो आपको अब मिल रहे हैं सेक्शन 230 234 के अंदर या 391 टू 394 के अंदर। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आपको 1 ईयर को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको 1 ईयर होल्ड करने की जरूरत कब नहीं है? इफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड फॉर अ सेल वर इशूड अंडर अ बोनस इशू, की जो इक्विटी शेयर्स आपको दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं? बोनस इशू के अंडर दिए गए हैं। ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर अ पीरियड एटलीस्ट 1 ईयर्स, तो और वो कौन सी मतलब आपको बोनस कैसे मिला कि भाई आप एक सिक्योरिटी होल्ड करते थे, आपको 1 साल से ऊपर हो गया वो सिक्योरिटी होल्ड करते हुए और आपको बोनस इशू दे दिया गया टू द फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड एंड फर्दर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। तो उस सिचुएशन में जो बोनस इशू आपको मिला है ना, बोनस शेयर जो आपको मिले हैं, वो आपको 1 साल होल्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल शेयर है वो तो आपने 1 साल होल्ड कर ही लिए ना। इसके साथ आपको एडिशनल क्या होता है कि बोनस इशू जो हुआ है ना वो कहाँ से होना चाहिए, तो ये इसके लिए बता रहा है कि ये जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी है वो कहाँ से इशू हुई हो, फ्री रिजर्व से या शेयर प्रीमियम एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्री रिजर्व या शेयर प्रीमियम से होना चाहिए एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड सच इक्विटी शेयर नॉट बीइंग इशूड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी कि फ्री रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम के अमाउंट से वो आना चाहिए बोनस इशू जो दे रहे हो आप, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप नहीं दोगे, ये चीज़ इसने मना की है। तो इन 3 सिचुएशन के अंदर आपको जो शेयर्स हैं वो 1 ईयर के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। दूसरा, इक्विटी शेयर्स आपको मिले थे कैसे? सेक्शन 232 234 की स्कीम के अंडर। और तीसरा, आपको बोनस इशू मिला है और जो ओरिजिनल शेयर्स थे वो आपने 1 साल से ऊपर होल्ड किए थे और वो बोनस इशू आपको फ्री रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम के अकाउंट में से मिला है, ना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में से मिला है। यही चीज़ इसने दोबारा यहाँ पे बता दी। पार्टनरशिप फर्म के लिए बता रखा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में से तो आपको कुछ और चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर जो इशूअर है वो कौन है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का पार्टनरशिप का या एलएलपी का, वो हमको कंसीडर करना होगा सिर्फ और सिर्फ जब पार्टनरशिप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है of the partnership business for a period during which the issuer was a partnership firm conform to and revised format prescribed by Companies Act under the Companies Act 2013 and also comply with the following। तो उसको जो भी नया कंपनीज एक्ट आया था हमारा 2013 का, उसके हिसाब से कंप्लाई करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कुछ चीज़ें और एडिशनल उसको कंप्लाई करनी है कि उसने एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाई करके दिया है कि भाई उसने सारे डिस्क्लोजर किए हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं जो ICAI ने दिए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है। ये चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है। एलिजिबिलिटी कंडीशन नंबर 3 हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन से नहीं लेके आ पा रहे IPO, तो उसके अंदर आप फिर वो QIBs को 75% ऑफर करके दे सकते हो। वही चीज़ दोबारा यहाँ पे बताई है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन 6 क्लॉज 1 6 क्लॉज 2, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि रेगुलेशन 102 के अंदर आती है। यहाँ पे हमने कौन सा रेगुलेशन देखा है? रेगुलेशन 12 देखा है, ठीक है। तो 8 देखा है। IPO का हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो खत्म होता है कि आपको क्या क्या कंडीशंस करनी है। रेगुलेशन 6, रेगुलेशन जो हमने देखे 4 देखा, 5 देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, कौन एलिजिबल नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम देखेंगे FPO के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।